गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो आप लोगों को दरअसल में पता होगा कि आज से लगभग 1.5 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग के द्वारा। ये रिपोर्ट के अंदर बात करी गई थी अडानी ग्रुप के रिगार्डिंग। उसके अंदर उन्होंने अडानी ग्रुप को बोला था एज द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री, यानी कि कॉर्पोरेट हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा जो फ्रॉड किया गया है वो गौतम अडानी जी के द्वारा किया गया है, ऐसा इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया था। राइट। अब ये जो 1.5 साल पहले रिपोर्ट आई थी, इसके अंदर बहुत सारे इन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत सारे इस तरह से अलग अलग मीडिया हाउसेस से कुछ कुछ एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करी थी। अब पिछले 1.5 साल के अंदर तो चलो जो हुआ वो हुआ। अब यहां पर इनका कहना है हिंडनबर्ग ग्रुप का कि 1.5 साल के अंदर ना जो सेबी है, जो कि रेगुलेटर है हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स का, उसने बहुत हद तक रिलक्टेंस दिखाई है अडानी ग्रुप के ऊपर एक्शन लेने से। एक्चुअल में क्या हुआ है, हिंडनबर्ग का ऐसा कहना है कि बार बार चाहे वो सेबी हो चाहे वो अडानी ग्रुप हो, बस ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए झूठे हैं, पर किसी ने भी जो एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड फाइनेंशियल और लीगल टेक्निकलिटीज वाले क्वेश्चन उठाए थे, वो किसी ने भी उसको एड्रेस नहीं किया। अब इसका कारण हिंडनबर्ग के द्वारा ये बताया जा रहा है कि दरअसल में जो सेबी के चेयरमैन है ना, माधवीपुरी बुच जी, उनके यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया है। एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर एक पर्सन के प्राइवेट इंटरेस्ट वो उस पर्सन की ऑफिशियल ड्यूटी को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यहां पर एक्चुअल में है क्या ना कि ऐसा जो हिंडनबर्ग क्लेम कर रहा है, अब देखो एलिगेशन ही हैं, अब ऐसे कोई किसी पास कोई बहुत वो तो नहीं है, बट जैसे जैसे अगर एलिगेशन सच होते हैं या झूठ होते हैं वो तो हमें फ्यूचर में पता लगेगा। पर इनके द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो ये है कि सेबी के जो चेयरपर्सन है वो, प्लस एट द सेम टाइम उनके जो हस्बैंड है, इन दोनों के स्टेक्स थे उन्हीं ऑफशोर फंड्स के अंदर जिनकी हम बात कर रहे थे अडानी के। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो जो भी आप बात हो रही थी यहाँ पर कि अडानी के ऑफशोर फंड्स की यहाँ पे बात हो रहे थे, जिसके वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया गया था ताकि एक तरह से पैसे की गड़बड़ी यहाँ पे करी जा पाए एंड फेक तरह से अडानी के शेयर्स को ऊपर किया जा पाए। उन्हीं फंड्स के अंदर एक हिस्सा किसका था? सेबी के चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड का। एंड इनफैक्ट ऐसा हिंडनबर्ग ने ये बोला है कि सेबी के चेयरपर्सन ने ये बात छुपाई है, प्लस एट द सेम टाइम जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब उन्होंने ये बात बिल्कुल नहीं बताई, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं करी। तो एक तरह से ये बात वही होगी कि इन्वेस्टिगेशन किसकी हो रही है? अडानी की, और उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सेबी चेयरपर्सन, और सेबी चेयरपर्सन खुद ही इनके साथ मिला हुआ है क्योंकि उसके खुद के भी यहाँ पर स्टेक्स हमें देखने को मिल जाएंगे। ऐसा देखो, मैं फिर से बोल दूं, ये एलिगेशंस है। अब फ्यूचर में जब हमें थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी मिलेगी, थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन होगी, तब हमें इसके बारे में कंप्लीट आइडिया लग पाएगा कि क्या ये एलिगेशन सही है गलत है। दैट इज समथिंग टू बी सीन इन द फ्यूचर। पर अभी के लिए जो ऑपोजिशन है यहाँ पर, उन्होंने बहुत ज्यादा इसके रिगार्डिंग बात करी है। उन्होंने बोला है कि हमारे जो आम लोगों के इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत छोटे छोटे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनका कहीं ना कहीं पैसा रिस्क पे ऊपर है, क्योंकि आप नोटिस करो ना कि बड़े बड़े इस तरह से कॉर्पोरेट फ्रॉड से इन दी एंड जो पैसा लुटता है वो एक छोटे इंसान का या फिर जो आम इंसान है उसको ही यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ देता है। इसी वजह से ऑपोजिशन के द्वारा यहाँ पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इंक्वायरी यहाँ पर डिमांड करी गई है। दोस्तों, ये थी आज की स्टार्टिंग डिस्कशन। डेट है आज की 12 अगस्त 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू प्रिविलेज मोशन। अब एक्चुअली क्या हुआ है, अगर हम बात करते हैं ना एनसीईआरटी बुक्स की, तो एनसीईआरटी बुक्स के अंदर ना आपको प्रियम्बल देखने को मिलता है, राइट। पर अगर हम बात करें नई वाली जो एनसीईआरटी एडिशंस आए हैं ना, स्पेशली क्लास 3 एंड क्लास 6 वाली, यहां से प्रियम्बल हटा दिया गया है। अब आप पूछेंगे क्यों हटाया? देखो, एक्चुअली इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है कि प्रेम्बल क्यों हटाया। अब यहां पर क्या हुआ, एजुकेशन मिनिस्टर जी से यही सवाल पूछा गया, हमारे जो देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने यहाँ पर पार्लियामेंट में बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं है। बट बाद में जो हमारे सामने एनसीईआरटी की बुक्स मार्केट में आई हैं या सब जगह आई हैं, उनमें ये चीज प्रूव हो चुकी है कि एनसीईआरटी में अब प्रेम्बल नहीं देखने को मिलता। तो अब ऑपोजिशन क्या कर रही है? अब ऑपोजिशन ने एजुकेशन मिनिस्टर के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन यहाँ पे रेस किया है, क्योंकि उन्होंने संसद में ऐसा बताया जा रहा है कि झूठ बोला है कि प्रेम्बल नहीं हटाया गया, जबकि एनसीईआरटी बुक्स में प्रेम्बल अब है ही नहीं, मतलब जो कुछ एक क्लासेस वाली बुक्स है, राइट। अब ये प्रिविलेज मोशन आखिर होता क्या है, ये थोड़ा सा हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो, एक्चुअल में क्या है ना, अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की, तो ये कुछ स्पेशल राइट्स, इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशंस होती हैं जो कि
आपके दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा एंजॉय की जाती हैं। इंपॉर्टेंट बात नोटिस करो, 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड साथ-साथ उनकी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं एंड उनके मेंबर्स होते हैं। अब आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि जब मैं बात करता हूँ पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट की मीटिंग्स के अंदर जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इनको भी यहाँ पे मिलेंगी। उसके अलावा लेट्स से कोई मिनिस्टर है, हमारा यूनियन मिनिस्टर है, बट अभी वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बना। आप जानते हो ना 6 महीने तक कोई मिनिस्टर बन सकता है विदाउट बीइंग अ मेंबर, तो उनको भी यहाँ पर ये चीज़ एन्जॉय करते हैं। तो होता क्या है सर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? ये देखो, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कुछ ऐसी प्रिविलेजेस दी जाती हैं ताकि पार्लियामेंटेरियंस अपना काम बहुत आराम से कर पाएँ। ये 2 तरह के आपको देखने को मिल जाएँगे, एक होती है इंडिविजुअल, एक होती है कलेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पार्लियामेंटेरियन को ना सिविल केसेस के अंदर अरेस्ट नहीं किया जा सकता बिफोर द 40 डेज ऑफ स्टार्टिंग द सेशन एंड आफ्टर 40 डेज ऑफ एंडिंग द सेशन। प्लस एट द सेम टाइम हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है। ये पूरी तरह से पार्लियामेंट के अंदर उनका कोई भी दिया गया जो बात की जाती है ना, उनके लिए वो किसी भी कोर्ट के अंदर लायबल नहीं होते। अपने फंक्शन परफॉर्म करने ना अच्छे से, तो उनके पास कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस होनी चाहिए। प्लस एट द सेम टाइम लेट्स से किसी पर्टिकुलर कोर्ट में उनकी पेशी है या फिर किसी कोर्ट में एज अ विटनेस की तरह उनको जाना है, तो उस केस में वो भी जाने से मना कर सकते हैं क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। तो ये पार्लियामेंट के काम को अच्छे से करवाने के लिए ना यहाँ पर हमें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देखने को मिल जाती हैं। कुछ आपकी कलेक्टिव प्रिविलेजेस भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, डिबेट्स वगैरह, उनको पब्लिश करवाया जा सकता है, या फिर किसी को रोकना हो इन चीजों को पब्लिश करने से तो वो भी किया जा सकता है। सीक्रेट मीटिंग्स करनी हो पार्लियामेंट ने तो वो भी करी जा सकती हैं जिसकी कोई प्रोसीडिंग्स ना यहाँ पे हो, राइट। तो ये सब चीजें इनकी अलग अलग प्रिविलेजेस होती हैं। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि देखो, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही पार्ट होते हैं, पर इनको यहाँ पर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 361 के अंदर प्रिविलेजेस जो प्रेसिडेंट के लिए हैं वो अलग से डिफाइन कर रखी हैं। संविधान के अंदर आर्टिकल 105 दो प्रिविलेजेस की बात करता है। एक हो गया आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एंड उसके साथ ही साथ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स को राइट का, ये दो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपके संविधान में गिवन है। साथ में ही इसके अलावा हमारे पास जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है, वो बात करता है फ्रीडम ऑफ फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ मेंबर्स अंडर सिविल प्रोसेस। मैंने जैसा बताया था 40 दिन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ सेशन एंड 40 दिन आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द सेशन। बट इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि पार्लियामेंट ने अभी तक कोई भी लॉ नहीं बनाया है इन प्रिविलेजेस को कोड करने के लिए। दिस इज रिगार्डिंग द प्रिविलेज मोशन, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से एक फॉर्मल नोटिस सबमिट किया जाता है बाय एमपी, या फिर अगर मान लो एमएलए वगैरह के रिगार्डिंग है तो उनके द्वारा किया जा सकता है कि यहाँ पर उनके पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है। जब कोई ना कोई मेंबर राइट्स एंड इम्यूनिटीज जो कहीं ना कहीं बहुत एसेंशियल है उनके काम करने के लिए, उनका डिसरिगार्ड किया जाता है ना, तब प्रिविलेज मोशन आपका पिक्चर में आ जाता है। आपके लोकसभा के मेंबर भी एंड साथ साथ राज्यसभा के मेंबर्स भी, आपके जो एमपीज होते हैं, वो इस प्रिविलेज मोशन को मूव कर सकते हैं। एंड जैसा मैंने आपको कहा था, एमएलए वगैरह के रिगार्डिंग भी ये चीज होती है, नो डाउट अबाउट इट। इसके साथ ही होता क्या है ना कि जिस भी मेंबर ने यहाँ पर इसको मूव किया होगा इस पर्टिकुलर प्रिविलेज मोशन को, वो फिर मोशन जाएगा, अगर तो लोकसभा है तो वहां पे स्पीकर जी के पास, अदरवाइज आपके जो राज्यसभा है वहां पे उनके जो चेयरपर्सन होते हैं उनके पास जाएगा। अब जो स्पीकर होंगे या चेयरपर्सन होंगे, वो या तो इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर खुद ही इसको देखेंगे, इसकी स्क्रूटनी करेंगे, या फिर इसको जो प्रिविलेज कमेटी होती है उसको दे देंगे। फिर प्रिविलेज कमेटी उसके ऊपर कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करेगी एंड अकॉर्डिंगली जो रिपोर्ट आएगी ना, वो फिर सदन को दे देगी। उस सदन को, अगर लोकसभा है तो लोकसभा वाले हाउस को, अदरवाइज राज्यसभा के हाउस को यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड कर देगी। दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस वर्क्स। तो होता क्या है, ये जो प्रिविलेज कमेटी होती है ये अलग अलग होती है। लोकसभा की कमेटी में 15 सदस्य होते हैं एंड राज्यसभा की कमेटी के अंदर आपको 10 सदस्य देखने को मिल जाएंगे। अगर राज्यसभा की यहाँ पे कमेटी है तो यहाँ पर इसको चेयर किया जाता है डिप्टी चेयरपर्सन के द्वारा। आपकी जो लोकसभा वाली होती है तो वहां पर स्पीकर जिसको नॉमिनेट करते हैं, अकॉर्डिंगली वो उस कमेटी को चेयर करता है। तो इन्वेस्टिगेशन इनके द्वारा करी जाती है एंड अकॉर्डिंगली रिपोर्ट दी जाती है। फिर इस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर अलग अलग पनिशमेंट्स जो है ना, जिसने भी अगर मान लो ब्रीच किया है उसके ऊपर अलग अलग पनिशमेंट्स लगाई जा सकती हैं, चाहे वो एक्सपल्शन के रिगार्डिंग हो या और भी इस तरह की यहाँ पे कि कुछ पेनल्टी हो गया, राइट। तो वो सब चीजें करी जा सकती हैं। इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा कि ये रूल्स वगैरह हैं। इसके नंबर ध्यान नहीं रखना आपको, बट एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे कैसे पूरा प्रोसेस वर्क करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आप सभी जानते होंगे कि भारत का जो 78th इंडिपेंडेंस डे है वो बहुत ही जल्द आने लगा है, राइट। आप सभी को हमारे जो स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब इस इंडिपेंडेंस डे के ऊपर हमारी टीम की तरफ से यहाँ पर आप सभी के लिए जो हमारे फाउंडेशनल बैचेस हैं
उनके ऊपर बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। आप सभी इन पर्टिकुलर ऑफर्स को यूज़ करते हुए अपने जो आपका टारगेट है, अपना गोल है, उसको अच्छे से अचीव करने के लिए इन सभी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इन सभी चीज़ों के लिंक्स डाल दिए हैं, तो वहाँ पर जाके आप इनके अंदर डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। देखो जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं ना, उनके ऊपर आपको अप टू 60% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो कि आपको स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर मिल रही है। तो आप इन चीज़ों को डेफिनेटली आप यूटिलाइज़ कीजिएगा। बाकी इसके अलावा आपके जो ऑप्शनल बैचेज़ हैं, वो भी आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर देखने को मिल जाएँगे। इसके साथ ही साथ जो आपके प्रारंभ बैच का है ना, बेसिकली जो 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनका कंप्लीट डिटेल में जो 3 ईयर प्रोग्राम है, वो भी आपको काफ़ी कम कॉस्ट के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें सृजन बैचेस की, तो इनका भी आप देख पाओगे। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ हमारे जो ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं ना, यूपीएससी या आपके जो स्टेट पीसीएस, उनके ऊपर आपको फ्लैट 25% ऑफ देखने को मिल जाएगा 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। तो डेफिनेटली इन सभी कोर्सेज के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इनका लिंक देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ कोरल्स रिकॉर्ड हाईएस्ट टेम्परेचर इन 400 ईयर्स। देखो ये मुद्दा थोड़ा सा हमें डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि कोरल रीफ्स ना बहुत बहुत बार न्यूज़ में आते रहते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, थोड़ा कोरल रीफ्स के बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब मैं बात करता हूँ ना कोरल रीफ्स की, तो कोरल रीफ्स के बारे में आप जानते होंगे। एक जब मैं बात करता हूँ इंडिविजुअल कोरल की, उसको पॉलिप के नाम से जाना जाता है, राइट। एंड जब इस तरह से हमारे पास कलेक्शन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें ना एक जो चीज ध्यान रखनी है, दैट इज अबाउट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं जिसमें दोनों को कुछ ना कुछ फायदा होता है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि कोरल और साथ ही साथ आपका जो जूजेंथली है, इनके बीच में आपको यहाँ पर एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर चाहे वो न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग हो या फिर एक प्रॉपर प्लेस हो, वो एक दूसरे को ये प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से कोरल इनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, पर ये मोस्टली यहाँ पर है। इंपॉर्टेंट बात समझो, अगर कोई कहे कि क्या इसके बाहर नहीं पाया जाता, नहीं, इसके बाहर भी पाए जाते हैं, पर ज्यादातर आपको जो कोरल्स देखने को मिल जाएंगे वो इसी रीजन के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। कोरल्स जो होते हैं वो आपके कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग कोरल्स जो आपको पता होने चाहिए। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पर आपने एक वर्ड और यूज किया ब्लीचिंग का, ये ब्लीचिंग क्या होता है? देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, कोरल्स और जब तक आपका एल्गी है, जो जूज एंथली की मैं बात कर रहा था, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इनके बीच में जैसे मैंने आपको बताया एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपको देखने को मिल जाएगा। जो एल्गी होते हैं वही कहीं ना कहीं कोरल का प्राइमरी फूड सोर्स होते हैं। एंड उसी पर्टिकुलर एल्गी की वजह से यहाँ पर कोरल्स के ना आपको कलरिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अगर मान लो वो स्ट्रेस में आ गए, स्ट्रेस में आने के क्या कारण हो सकते हैं? जैसे मान लो ओशियन का टेम्परेचर चेंज हो गया, मान लो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया ओशियन का, उस केस में क्या हो सकता है, ये जो बात कर रहा था मैं जूज एंथली की, ये हो सकता है कि इनके बीच का जो रिश्ता है वो टूट जाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? उसके अलावा हो सकता है कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, वो अगर कुछ ना कुछ वाटर पॉल्यूटेंट्स वगैरह वहां पे डाल देती हैं पानी के अंदर, उसकी वजह से इनको दिक्कत आ सकती है। प्लस सनलाइट को बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, एक्सट्रीमली लो टाइड की वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। तो उस केस में पहली जो स्टेज आती है वो होती है कि कोरल्स की स्ट्रेसिंग हो चुकी है, राइट। कहीं ना कहीं ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था ये स्ट्रेस में आ चुका है। पर अगर मान लीजिए पूरा एल्गी यहाँ पर साइड लाइन हो चुका है, तो उस केस में क्या होता है, जो कोरल है ब्लीच हो जाते हैं। ब्लीच का मतलब वो कलरलेस हो जाते हैं। पहले जो अलग अलग बढ़िया बढ़िया कलर आ रहे थे ना, अब वो पूरी तरह से कलरलेस हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। समझ गए इस बात को? तो जैसा मैंने कहा था, इनको कोरल्स को सर्वाइव करने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे सनलाइट चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम जो पानी होना चाहिए बहुत डीप नहीं होना चाहिए, शैलो वाटर इनको चाहिए होता है ताकि वहां तक सनलाइट पहुंच पाए। ठीक है, तो क्लियर पानी होगा, साफ पानी होगा, तो सनलाइट आराम से आ पाएगी। अगर मान लो पानी ओपेक हो गया, गंदा हो गया, तो सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी एंड ये इनकी ब्लीचिंग हो सकती है उस केस के अंदर। वार्म वाटर कंडीशंस चाहिए होती हैं, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि बहुत वार्म हो। तो 20 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ज्यादातर जो कोरल्स हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। पोल्यूशन फ्री वाटर होना चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम जो सैलिनिटी होती है वो लगभग 27 पीपीटी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जहां पर मान लो डायरेक्ट पानी आ रहा है ना, जब फ्रेश वाटर आ रहा है ओशन के अंदर, जैसे एस्टरीज वगैरह, वहां पर कोरल्स आपको नहीं देखने को मिलते। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे कोरल्स के बारे में जिनको आपको अच्छे से जानना चाहिए था। बाकी कोरल ब्लीचिंग का मैंने आपको बता ही दिया, वो केस जहां पर कहीं ना कहीं कोरल पॉलिप जो होते हैं मैरीन एल्गी को यहाँ पर एक्सक्रीट कर देते हैं या रेदर शुड से एक्सपेल कर देते हैं। ठीक है, इससे कलर उनका चला जाता है।
उस केस में आप नोटिस करोगे इनका कलर गया है, अभी डेथ नहीं हुई उनकी, ठीक है ना, अराउंड लगभग 1-2 हफ्ते तक लगभग वो सर्वाइव कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है बहुत ज्यादा। बाकी रीजंस मैंने आपको बता ही दिए। अब ये जो सारा मुद्दा था ना, यही सारा मुद्दा हमें ग्रेट बैरियर रीफ के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ दरअसल में आपको ऑस्ट्रेलिया के साइड में आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर पिछले अगर हम बात करें, एक स्टडी यहाँ पे पब्लिश हुई है जिसने ये बताया है कि पिछले 407 साल के अंदर ना यहाँ पर जो ओशन टेम्परेचर है यहाँ पर वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जैसा मैंने आपको बताया था कि इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इनको सर्वाइव करने के अंदर दिक्कत आएगी ही आएगी। एंड इसका कारण कुछ नहीं है बल्कि आपके एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स ही हैं। हमारे जो इतनी तेजी से हमारे कारणों की वजह से जो इतनी तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वही मेजर इसका रीजन बना है। एंड आप नोटिस करोगे कि मीन टेम्परेचर से 1.73 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे ज्यादा हमें टेम्परेचर देखने को मिला है। प्लस एट द सेम टाइम ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम बात करें तो अपने आप में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1981 के अंदर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। यहाँ पर आपको कुछ एक स्पीशीज जैसे आपका डुगोंग हो गया, आपका लार्ज ग्रीन टर्टल हो गया, वो देखने को मिल जाता है। आपके क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के कोरल सीज में आपको ये ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिल जाएगी। दुनिया भर में सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम और कोई नहीं बल्कि आपकी ग्रेट बैरियर रीफ ही है। इसका एक मेजर पोर्शन आपको मरीन प्रोटेक्टेड एरिया की तरह डेजिग्नेट किया हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको पता होने चाहिए। इसी के ऊपर आपको टोटल 900 आइलैंड्स और लगभग 3000 इंडिविजुअल रीफ्स देखने को मिल जाती हैं, स्ट्रेचिंग ओवर 2300 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा था कोरल ब्लीचिंग के रिगार्डिंग जो हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। एक्चुअल में ना ऐसे मुद्दे मेंस में भी पूछे गए हैं तो हमें थोड़ा डिटेल में ये मुद्दे डिस्कस करने पड़ते हैं। अगला दोस्तों टॉपिक एक लोकेशन के बारे में है, खान यूनिस। अब देखने तो लगता है सर यूनिस खान वगैरह क्रिकेटर्स हुआ करते थे, नहीं, वो बात ठीक है, पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट की। यहाँ पर अगर आप जाओगे ना गाजा पट्टी के पास में, जो कि आपको पैलेस्टीन के कंट्रोल में देखने को मिलती थी, राइट, जो आपका हमास हो गया, राइट। तो अभी क्या हुआ है, इजरायली जो टैंक्स है ना, उन्होंने री एंटर कर लिया सदर्न गाजा को। स्पेशली अगर हम बात करें खान यूनिस, ये लोकेशन का आपको ध्यान में रखना है कि इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की न्यूज में आई थी। इस वजह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डिस्प्लेस होना पड़ रहा है और वो ईस्टर्न खान यूनिस वाले रीजन की तरफ जो कि सिटी है उसमें चले गए हैं, क्योंकि इतने ज्यादा इसराइली टैंक्स वहां पे री एंटर हो चुके हैं। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है, खान यूनिस क्या है, एक पैलेस्टीनियन सिटी है जो आपको सदर्न गजा पट्टी के ऊपर लोकेटेड देखने को मिल जाएगी। देखो पिछले कई बार से डिस्कशन हो रही है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में सीज फायर यहाँ पे हो पाए। अब 15 अगस्त को वापस से बात होगी। इस केस में यूएस, इजिप्ट और कतर यहाँ पे मदद कर रहा है नेगोशिएशंस के अंदर, ताकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कहीं ना कहीं यहाँ पे रुके। बट पिछले जितने भी अटेम्प्ट थे वो सारे के सारे फेल कर गए हैं। उम्मीद यही है कि 15 अगस्त को ये डिस्कशन होगी, उसके अंदर यहाँ पर आपस में थोड़ा नेगोशिएशंस के माध्यम से ये सीज फायर हो पाएगा एंड आगे जाके हम पीस की कोशिश कर सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है सिलिकोसिस के बारे में। थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये सिलिकोसिस है क्या। ये दरअसल में ना आपकी एक बीमारी होती है जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। इसकी वजह से आपके लंग्स हार्डन हो जाते हैं। हार्डन लंग्स का मतलब क्या है, देखो ये हार्डन लंग्स का होना मीनिंग यही है कि आपके लंग के जो टिश्यूज है ना कहीं वो डैमेज हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं या फिर थिक हो जाते हैं। इस केस में क्या होता है ना कि जो भी आपके लंग्स कहीं ना कहीं स्टिफन हो जाते हैं एंड उस वजह से जो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाना चाहिए वो उतना ऑक्सीजन नहीं जा पाता। इसको बोलते हैं सिलिकोसिस। तो एक तरह से प्रोग्रेसिव डिजीज धीरे धीरे करके आपको होने के चांसेस इसके बढ़ते रहते हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। 10 से 20 साल लगते हैं अगर आप कंटिन्यूअसली ना सिलिका डस्ट से एक्सपोज हो। कहने का अर्थ क्या, जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी जगह, माइनिंग हो रही है, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन हो रही है, किचन इंजीनियरिंग, डेंटिस्ट्री, पॉटरी, स्कल्पटिंग, इसकी वजह से पता क्या हो रहा है, आप रेगुलरली डस्ट के कांटेक्ट में हो। एंड अगर मान लो 10-20 साल तक आप ऐसे ही डस्ट के कांटेक्ट में रहते हो, सिलिका डस्ट के, तो कहीं ना कहीं आपको ये हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी जिस वजह से आपके ब्लड के अंदर एनफ ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं जा पाएगा। ध्यान रखना कि यहाँ पर इसका कोई भी क्योर हमें नहीं देखने को मिलता। तो कोई तरीका है क्या इसको प्रिवेंट करने का? हाँ, तरीका जरूर है इसको प्रिवेंट करने का। हम लोग यूज कर सकते हैं वाटर सप्रेशन मेथड्स। बेसिकली वाटर स्प्रे वगैरह यहाँ पे किया जा सकता है, जिसके माध्यम से जो भी अलग अलग तरह के आपके सिलिका डस्ट हो गया उसको कहीं ना कहीं हम डस्ट को हम प्रेसिपिटेट आउट करने की यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। अच्छा खासा वेंटिलेशन होगा, हवा आराम से अंदर बाहर जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो प्रिवेंशन का तरीका हो सकता है। आप प्रॉपर इक्विपमेंट पहनिए ताकि आपके अंदर डस्ट जाए ही ना, तो वो सब तरीके हो सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात इज देयर इज नो क्योर फॉर सिलिकोसिस। अब देखा ये गया है कि यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे हमारे सामने निकल के आई हैं जो बात करती हैं कि दुनिया भर में अगर हम बात करें ना तो सिलिका डस्ट के एक्सेप्टेबल लिमिट से बहुत हैवी एक्सपोजर हमें लोगों को देखने को मिल जाता है। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए
एक एवरेज एक्सपोजर अगर हम बात करें 40 साल के वर्किंग लाइफ टाइम के ऊपर, अगर उसको हमने आधा कर दिया, अभी मतलब जो है 0.1 mg पर मीटर क्यूब है, इसको हमने अगर आधा कर दिया ना, तो सिलिकोसिस केसेस 77% से कम हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो सर्वे हुआ था, लगभग 66,000 लोगों के ऊपर सर्वे हुआ था, जिसमें लगभग 8 से 9,000 केसेस हमें सिलिकोसिस के देखने को मिलते हैं। ये नंबर अपने आप में काफी ज्यादा है, तो कोशिश यही है कि इस एक्सपोजर को हम आधा कर पाएं, जिसके माध्यम से जो सिलिकोसिस के रिगार्डिंग जो केसेस है ना, उनमें लगभग 70 to 80% रिडक्शन हमें देखने को मिल जाएगा। राइट, तो ये मुद्दा इस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में था, वो हमने काफी डिटेल में चर्चा कर लिया। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के बारे में। तो पहला जैसे वर्ड आ गया अर्बन, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के बारे में। नाम में ही है ना, आवास वर्ड आ गया, अर्बन वर्ड आ गया, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यहाँ पर फोकस ये है कि किस तरह से हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करें लोगों को, ताकि एक तरह से ना उनके घर कंस्ट्रक्ट हो पाए, या तो कंस्ट्रक्ट कर पाए, परचेज कर पाए, या रेंट कर पाए हाउसेस को एट द अफोर्डेबल कॉस्ट। ऐसा यहाँ पर इस स्कीम के माध्यम से हम 1 करोड़ अर्बन परिवारों को मदद करना चाहते हैं। अब इस चीज के अंदर आप नोटिस करोगे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो आ जाएंगे, आपके लो इनकम ग्रुप्स आ जाएंगे, एंड आपके मिडिल इनकम ग्रुप्स आ जाएंगे, जिनके पास कोई पक्का घर नहीं है एनीवेयर इन द कंट्री, वो सारे के सारे यहाँ पर एलिजिबल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, अर्बन एरियाज के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा ये स्कीम रन करी जा रही है, ताकि पक्का हाउस, ऑल वेदर पक्का हाउस यहाँ पे एलिजिबल बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड किए जा पाए। 1 करोड़ 18 लाख हाउसेस को सैंक्शन किया गया है, और साथ साथ 85 लाख जो हाउसेज हैं वो लगभग ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट और डिलीवर भी कर दिए जा चुके हैं। जितने भी देश भर में स्टैच्यूटरी टाउन्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर होते हैं एज पर सेंसस 2011, एंड इवन जो और चीज़ें हैं वो भी यहाँ पे कवर्ड हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो आप नोटिस कर पाओगे कि स्टेट्स और यूटीज के तरफ से यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड करी जा रही है, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर सरकार की तरफ से 2,30,000 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी वजह से टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो 10 लाख करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये पॉइंटर्स थे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के रिगार्डिंग। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब दोस्तों चल लेते हैं अपने PYQs की तरफ। अब नया वीक स्टार्ट हुआ है, तो इस हफ्ते थोड़ा सा हम ना इन्वायरमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के। अब इंपॉर्टेंट बात देखो, वैसे अगर आप नोटिस करो ना, पिछले कुछ सालों में इन्वायरमेंट के ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट अफेयर से इंस्पायर्ड हैं, स्टैटिक से उतने क्वेश्चन आ नहीं रहे, बट फिर भी थोड़ा सा हमें डेफिनेटली स्टैटिक कंपोनेंट्स का भी पता होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी हमें एक अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए। हालांकि करंट अफेयर्स तो हम कर ही रहे हैं प्रीलिम बूस्टर के अंदर, पर स्टैटिक कॉन्सेप्ट की भी इसके माध्यम से रिवीजन हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन काफी आसान है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू फूड चेन। ये भी आसान क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन काफी इजी हैं, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो पक्का आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको जो सैटरडे होमवर्क दिया था वो था ला नीना एंड एल नीनो के बारे में। अब देखो यार, आप ना ये क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर सकते हो। जब मैं बात करता हूँ ला नीना की और एल नीनो की, आप जानते हो ये जो फिनोमेना होते हैं आपके पैसिफिक ओशन के साथ लिंक्ड फिनोमेना है। तो ये जो यहाँ पे बात कर रहा है इंडियन ओशन के बारे में, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एंड दूसरा कह रहा है कि भाई ला नीना का कोई इफेक्ट होता ही नहीं मानसून के ऊपर, अरे ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। एक्चुअल में होता है क्या ना, जब हम बात करते हैं एल नीनो की जैसे बात करें, या लेट्स से मैं नॉर्मल टाइम की बात करता हूँ, नॉर्मल टाइम में क्या होता है ना कि आपका जो वार्म वाटर पूल है वो कहीं ना कहीं वेस्ट की तरफ आ जाता है ईस्टर्ली विंड्स की वजह से। तो यहाँ पर आपके यहाँ पे वार्म वाटर पूल यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, एंड कोल्ड वाटर आपको जो सदर्न अमेरिका या आपका जो पेरू वाला रीजन है वहां पर हमें कलेक्ट होता हुआ देखने को मिल जाता है। अब इस केस में क्या होता है, इस ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन के ऊपर हमें अच्छी खासी बारिश देखने को मिल जाती है, राइट। ये होता है नॉर्मल ईयर। पर अगर इसी चीज को हम थोड़ा सा और स्ट्रेंथन कर दें, मान लो ईस्टर्ली विंड्स ने और इसको स्ट्रेंथन कर दिया, बहुत ज्यादा आपको वार्म वाटर पूल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उस केस में ला नीना कंडीशन उसको बोलते हैं, जहां पर आपके ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन के अंदर अच्छी खासी बारिश देखने को मिल जाती है, इवन भारत वाले रीजन में भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिलती है ला नीना के केसेस के अंदर। एल नीनो के अंदर इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जहां पर आपका जो मतलब ईस्टर्ली विंड्स यहाँ पे थोड़ी सी वीकन हो जाती हैं, तो वार्म वाटर कहीं ना कहीं आपके सदर्न अमेरिका वाली साइड यहाँ पे मूव इन कर जाता है, फिर यहाँ पे बारिश हो जाती है सदर्न अमेरिका वाले रीजन के अंदर। ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पर उस टाइम फिर बारिश कम हो जाती है, ऑस्ट्रेलिया और बाकी रीजन के अंदर हमें सूखा बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये पॉइंटर्स अगर आपको पता होंगे, आपने काफी डिटेल में और भी पढ़ा होगा इस चीज को, तो ये चीज से माध्यम से आप बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको क्वेश्चन दिया था विद रिगार्ड्स टू इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स के रिगार्डिंग। देखो जहां पर आपके वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं ना, वहां पर दरअसल में क्या आता है, वहां पर आपके जो प्लैंकटॉन्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। एंड आप खुद बताओ, अगर प्लैंकटॉन डिपॉजिट होंगे
तो कहीं ना कहीं आपको फिशेस तो abundance मिलेंगी मिलेंगी, बिल्कुल सही बात है। तो इस वजह से ऑप्शन सी, वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मीट विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन जो ट्रू एंड फॉल्स है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने, इनमें से बताइएगा कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। पहले जो होमवर्क दिया था, जैसे एक था वेनगंगा रिवर के बारे में, तो गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, यस दैट इज करेक्ट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक के अंदर भी आपके आई थिंक सारे कंट्रीज, यस बिल्कुल, हाँ हाँ जी बिल्कुल सारे कंट्रीज बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक हुआ। मित्र शक्ति की बात करें तो यहाँ पर इंडिया और फ्रांस नहीं बल्कि इंडिया और श्रीलंका आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये तीसरा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।